वेलकम बैक नाजरीन। शकील साहब आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है जी सर, कंटिन्यू करें प्लीज़। मैं सर कह रहा था कि अगर इसको दुरुस्त करने के लिए बेहतर है ये अगर अपोजिशन भी हमारे साथ बैठे और इस तरह के मामलात बने, अगर ये मुल्क को संवारने के लिए सारे इकट्ठे हों। लेकिन वो आप भी अभी भी वो उनकी पोजीशन ऐसे ही है कि वो तो गठे करने में लगे हुए हैं अपनी अपनी टीमों के, और हुकूमत को कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से डैमेज करने की। ये तो अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि बस उनके अपने नसीब में ऐसा लिखा हुआ है कि वो काफी दौड़ दौड़ करने के बावजूद कि उनके नसीब में कुछ नहीं आ रहा। जी रान साहब बताएं कि टूटा फूटा है। आप पाकिस्तान दे के गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अभी भी वो समझते हैं कि जी वो अभी भी नोट इकट्ठे कर रहे हैं, उनका दिल में दर्द नहीं है कौम के लिए? सिद्दीक भाई, मैं सिर्फ इस पे इतना कहूँगा कि जो पाकिस्तान जो है वो हमने इनको दिया था, उसका आप जीडीपी भी देख लें उस वक़्त का और आज का भी देख लें, और उसके बाद जो है जो कर्ज़े लिए गए आप जो हमने छोड़े वो भी देखें, जो अभी है ये डबल को भी क्रॉस कर गए हैं। तो आप उसको अगर देखें, पेट्रोल जो है हम 68 से 70 पे छोड़ के गए थे, आज का जो पेट्रोल है वो आपका 150 पे चला गया है, 150 से इंक्रीज करके अभी 60 पे पहुंचने वाला है। सर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो आप मेट्रो बसेस पे जाएं। तो अब देखें ना जी, मेट्रो बसेस जो हैं वो तो इस्लामाबाद के अंदर एक ट्रैक है, दूसरा तो अभी देखें वो हमने शुरू किया था, आज तक उसको ये मुकम्मल नहीं कर पाए जिसका 70% से ज़्यादा हम बना चुके थे उस वक्त, तो 30 अभी इनसे नहीं हुआ। बाकी ये क्या करेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो डीएपी थी, मैं ये अभी जो इफेक्ट आ रहा है ना, अभी चीज़ों के ऊपर आ रहा है, ये तो अभी पेट्रोल का जो रेट कल बढ़ा है, इसके बाद जो चीज़ों के ऊपर इसका असर पड़ेगा वो आपको कल परसों देखने में नज़र आएगा, एक महंगाई का तूफान आएगा। अवाम की हालत ये है कि 2017 में जब हमने छोड़ा था तो हम डीएपी जो दे रहे थे वो हम 2500 रुपये की दे रहे थे, यूरिया जो है वो हम 1200 से 1400 का दे रहे थे, पोटाशियम जो है वो हम 3800 की दे रहे थे उस वक्त। आज की डीएपी जो है वो 9900 की है, 10,000 को पहुंच चुकी है। उसके बाद यूरिया जो है वो 2600 रुपये का हो गया है, 11,500 की पोटाशियम है वो वाली जो 3800 की हम दे रहे थे। तो मुझे बताएं कि टूटा फूटा हुआ पाकिस्तान वो था या आज वाला पाकिस्तान टूटा फूटा हुआ है जिसके अंदर महंगाई ने तबाह करके रख दिया इस कौम को। इस वक्त आप कौम की हालत देखें, उनके लिए उनका चूल्हा चुलाना मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल। अब्बास साहब बताएं कि एकदम से पेट्रोल की जो प्राइसेस थी उनका बुलंदी तक पहुंच जाना, 160 रुपये इस टाइम पाकिस्तान के बीच में पेट्रोल प्राइस है, तो इसके क्या असरात हैं आम आवाम के ऊपर, आप क्या समझते हैं? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि आम आवाम के अलावा एक अच्छे खासे इंसान के ऊपर भी ये चीज़ बड़ी इफ़ेक्ट करती है, चूँकि पेट्रोल की कीमत इस हद तक चली गई है कि बुनियादी तौर पे महंगाई का जो सारा सिलसिला शुरू होता है वो पेट्रोल महंगा होने के हवाले से हो जाता है। आपके रोज़मर्रा की अशिया, आपकी मेडिसिन्स, आपकी बच्चों की एजुकेशन की जो मामलात हैं या जो भी हैं, वो महंगाई का एक बुनियादी वजह ही पेट्रोल और डीज़ल या पेट्रोल मसनूआत के हवाले से होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मायूस कुन असरात हैं हमारे मुल्क में। अभी जो आज की सूरत हाल है कि 160 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो वो एक आम बंदे की पहुंच से बाहर हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि महंगाई बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई है, तो इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए हुकूमत को। जी चौधरी शकील साहब, फवाद साहब कह रहे हैं कि जी मेट्रो बसेस पे जाना चाहिए आवाम को, तो मेट्रो बसेस कहाँ पे हैं सर? सर मेट्रो बसेस भी आवाम के लिए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें जाना चाहिए करता हूँ। और दूसरी बात ये, महंगाई भी तो ये महंगाई पहले भी थी, आज भी है, और इसको खत्म करने के लिए IMF की जो शर्तें हैं वो भी हमें माननी चाहिए। और IMF के लिए जो पैसे ले रहे हैं वो खान साहब को घर में नहीं लेके जा रहे, यही मुल्क का कर्जा उतारने पे लगे हुए हैं। और किसी से जब तक ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ है ना ये कर्ज का, ये आज के इमरान खान ने नहीं छोड़ा, ये पिछली हुकूमतों से आ रहा है, लगातार आ रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको जब रेट कम थे तो उस वक्त कुर्बानियां देनी पड़ेगी, और उस कुर्बानी के लिए हमें। जी सर। रान साहब, कितने कर्जे आपने लिए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3.5 साल हो चुके हैं और तारीख के बुलंद तरीन कर्जे भी ले लिए हैं, लेकिन वो कर्जे ख़त्म नहीं हो रहे। हमेशा पिछले कर्ज़ों की बात की जाती है कि महंगाई है तो पिछले कर्ज़ों की वजह से है, कोई प्रोजेक्ट नहीं लग रहा तो पिछली हुकूमत की नाइली की वजह से। तो क्या सर इसमें आपने क्या किया है? जी सर देखें जी, जो कर्जे हैं वो सारे कौम के सामने हैं, आपके पास भी उसके सारे अदादोशुमार मौजूद हैं। आप देख लें अभी डबल फिगर में जो है वो जा चुका है कर्ज जो लिया गया है, लेकिन मुल्क के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर 1% भी खर्च नहीं किया गया।
किसी चीज़ में किसी को कोई सब्सिडी नहीं दी गई, गैस के ऊपर इन्होंने ख़त्म कर दी, बिजली के ऊपर इन्होंने ख़त्म कर दी, बल्कि उसके ऊपर अभी जो इन्होंने वो फ्यूल एडजस्टमेंट वाला जो चक्कर चलाया हुआ है, उसके अंदर वो किसी बंदे को समझ नहीं आता। आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं, आप उसको जो है ना समझ नहीं सकते कि ये क्या गेम है। उसमें इन्होंने जो स्लाइड वाला सिस्टम किया हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल लोगों की जेबों में डाका डाल दिया है। अभी तो आम आदमी बेचारा वो अपना बिजली गैस का बिल नहीं अदा कर सकता जो उसकी अर्निंग है उसमें से, जिसकी जो सैलरी पर्सन है वो बेचारा क्या करे, वो अपने घर का चूल्हा जलाए या वो बिल अदा करे। ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है मुल्क की। उसके बाद आप रात को सोते हैं, सुबह पेट्रोल की प्राइस जो है वो डबल हुई होती है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है ना। जो मैं अपनी बात अगर मुझे मौका दें मुकम्मल करूं, जो मैंने आपको डीएपी और उन चीज़ों के रेट्स के बारे में बताया है, अब देखें वो आके कहाँ अफेक्ट करती हैं। वो वहाँ फार्मर से चीज़ चलती है, उससे जब इतना आप उसकी जेब से निकाल लेते हैं, फिर वो मंडी में आती है, वहाँ ब्रोकर बैठा हुआ है, उसको भी कुछ चाहिए, वो जब लेता है आगे गवर्नमेंट जो है पहले उनसे टैक्स चुकी है उसके ऊपर, खाद के ऊपर, फिर यहाँ आके ब्रोकर से टैक्स लेती है, एंड यूजर से फिर आपसे जीएसटी ले लेती है। आपके लिए तो ये पोजीशन हो गई है, आज आपकी जो सब्जी है वो कल का जो आपका मटन और बीफ था उससे महंगी हो चुकी है। ये हालत कर दी। फिर आपने जो जिक्र किया था बल्दियात का, मैं थोड़ा सा उसको भी मुकम्मल करना चाहूँगा। मैंने जिक्र किया था कि नेक नियति इसमें नहीं थी। देखें ये ऑर्डिनेंस लेके आ गए यार, मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी तो नहीं लगी हुई, आप उसको असेंबली से बिल को पास करा के लाए ना। अगर आपने उसमें कोई बाकी चीजें जो आपने की हैं तो असेंबली से पास होना चाहिए, करके ले आते हैं असेंबली से और सेनेट से, ताकि उस पर इलेक्शन हो जाते। अब इन्होंने ये किया है, जैसे वो एक मिसाल है कि दूध तो दिया लेकिन बीच में मेंगने डाल दी, वो वाला काम था। अब वो उसका फायदा उठाया इलेक्शन कमीशन ने। मैं तो यही समझता हूँ शायद उनको भी इन्होंने डायरेक्शन दी हो कि आप इसको अब उठा के पूरे को बाहर मारें। इस्लामाबाद में मुझे मशवरा देंगे आप इस पे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? टैक्स कलेक्शन जो है उसको बढ़ाना चाहिए। हमेशा कब तक कर्जे का रोना रोते रहेंगे हम कि पिछली हुकूमतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे? अगर आज तहरीक इंसाफ है, कल को एक और हुकूमत भी आ सकती है, तो वो पिछले सर ये तसलसल कब जाके ख़त्म होगा? सिद्दीक साहब, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, सबसे पहले तो हुकूमत की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी दौरे हुकूमत में एक आम आदमी को रिलीफ मिले। ठीक है सर, हमारी जो बुनियादी आम बंदे के मसाइल हैं वो एक रोज़गार का सबसे बड़ा मसला, हेल्थ का मसला, तालीम का मसला, इन चीज़ों को हुकूमत को चाहिए। ठीक है टैक्सेस लें, ज़रूर हमें टैक्सेस देने भी चाहिए, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन होती है जो एक आम बंदे की अप्रोच में हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इन बुनियादी चीज़ों को हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि इन चीज़ों को एड्रेस करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल सही है। शकील साहब बताइएगा कि आर्डिनेंस वापस ले रहे हैं फिर, या आप उसी चीज़ के ऊपर अड़े होंगे? इस्लामाबाद में फिर बलदियाती इंतखाबात तो नहीं हो सकते? कोर्ट ने कह दिया है कि जी ऑर्डिनेंस के ऊपर नहीं हो सकते। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द जल्द इसका अमल निकलेगा। अभी तो पंजाब के भी ऐसे ही इसी का इतराज़ात तो लगे रहते हैं इस पे, और इंशाल्लाह हल होगा इसका। इसके बगैर तो हल आएगी। सर असेंबली से पास क्यों नहीं करवा लेते? प्रॉपर एक एक्ट बना हुआ है, उसमें अगर कोई चेंजिंग्स हैं, अमेंडमेंट हैं, तो असेंबली से पास क्यों नहीं करवाते? वो तो इसमें पॉलिसी में देखे ना, पॉलिसी के ऊपर तो आज तक कोई काम हुआ ही नहीं। सिर्फ नाम की पॉलिसी है ना जो पॉलिसी बन रही है। पाकिस्तान में आज तक पॉलिसी बनी नहीं है। पॉलिसी के ऊपर अगर बनता तो ये आज इस मुल्क को इस हालात पे ना ये बचाते, जहाँ भी ये बैठे हुए ना सारे, ये अगर हमारी पॉलिसी बनती तो पॉलिसी तो हमारे MNMBA का काम ही पॉलिसी बनाना होता है। ये तो जिस काम पे पीछे लगे हुए हैं वो तेरे का काम ही नहीं है। ठीक है, बस अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है हमारी तरफ से। पाकिस्तान पर अल्लाह पाक रहम करे। राना साहब, गवर्नमेंट जो है इस टाइम मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट हैं, उनके रहनुमा कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर अल्लाह रहम करे, तो इस पाकिस्तान का, इस पाकिस्तानी अवाम को फिर किसी मसीहा की ज़रूरत है। तो तहरीकी अदम एतमाद के लिए कहाँ पहुँचे हैं सर? कोई फिगर्स हैं आपके पास? पता चला है कि कोई काफ़ी PTI से कोई 32 से 36 MPA आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ पे बैक कर रहे हैं। देखें जी, बात यह है कि जो मेरे भाई ने ये बात की है अल्लाह रहम वाली, इससे तो मैं इत्फाक करता हूँ कि अभी इन्होंने इसकी हालत ऐसी कर दी हुई है इस मुल्क की, इस कौम की, कि वाकई अब तो अल्लाह के रहम की ज़रूरत है। अगर अल्लाह का रहम होगा तो ये पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा, वरना तो इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है इसको तबाह करने में। बाकी रह गई बात अदम एतमाद वाली है, तो देखें जी उसके ऊपर तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उन पे डिपेंड करता है, कोई एक कुछ भी नहीं कर सकता। देखें अगर हम हमारे पास इतनी इस वक्त सीट्स होती, जैसे इन्होंने हमारी तबाही की, आपने देखा कि पोलिंग एजेंट्स को जैसे बाहर निकाला, जो कुछ हुआ, जिस तरह से डैमेज किया गया, वोट बाहर से गिरे पड़े हुए, जले हुए, फटे हुए मिले,
تو اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اکیلے تو اس کو کرنے کی پوزیشن میں جو ہے نا وہ اگر ہوتے تو شاید یہ اب تک گھر جا چکے ہوتے. اب اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر, ایم کیو ایم ہے جو مین اس کے کردار ہیں, وہ آپ ان کو چودھری برادران ہیں, کیو لیگ ہے وہ ہیں. تو یہ لوگ سب اگر متحد ہو جاتے ہیں, ایک طرف آ جاتے ہیں, تو عدم اعتماد جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہوگی. ان سے اس قوم کو نجات ملے گی. ہو سکتا ہے اس میں اللہ کرے اس قوم کی بھلائی ہو جائے. تو اگر یہ لوگ آپس میں پھٹے رہیں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسمی کارروائی کے سوائے کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی صاحب کیا سمجھتے ہیں, تحریکیں, لانگ مارچ یہ ہونی چاہیے؟ ان چیزوں کا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ اس سے ہٹ کے کوئی اور قانونی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ ابھی 1.5 سال رہ گیا اس گورنمنٹ کو, تو 1.5 سال میں اپنی حکومت پوری بھی کر لیں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے, ہونا چاہیے؟ صدیق صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے لانگ مارچ کی بات کی یا احتجاج کی بات کی, تو یہ تو ہمارے ہر ایک بندے کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیسٹ میں لائے کسی بھی حوالے سے. اگر اس کو کوئی معاملات مشکل درپیش ہے تو جمہوری حق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ ہو یا کسی قسم کا بھی کوئی احتجاج ہو, قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اور ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے, خواہ اپوزیشن کی طرف سے ہو یا کسی بھی کمیونٹی کی طرف سے ہو, یا اپنے ہر شعبے کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے, لیکن اس کو بھی ایک لمٹ کے اندر, کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی اس میں نہیں ہونی چاہیے, یا کسی چیز کو بھی علاقے کو یا جس طرح توڑ پھوڑ کا, میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی جو قومی املاک کو یہ نیگیٹو ایکٹیویٹی سے پرہیز کر کے تو ایک لمیٹیشن کے اندر ضرور اور اس کا جمہوری حق پروٹیسٹ کریں. جی پروٹیسٹ. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے خان صاحب نے دورے شروع کر دیے ہیں اور اس طرح کی جلسے سپیچز؟ اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں نا, یہ تو پرانی پارٹیاں ہیں, یہ پرانی پارٹیوں سے اس سے انہوں نے 50 سال 70 80 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, اور یہی پارٹیاں وہیں سے لے کے آج تک چل رہی ہیں. اگر ان کے پاس پالیسی ہوتی, اگر ان کے پاس کوئی ایسا مضبوط سا ان کے پاس کوئی ایشو ہے تو وہ عوام کے سامنے لائے اور اس کو پیش کرے کہ یہ مہنگائی تو پہلے دن سے لے کے آخری ٹائم تک ہے. آگے مزید اب یہ آئے کہ یہ کون سا ان کو یہ اسپیشلی ان کے پاس یہ اپنا کوئی خزانہ نکالیں گے, وہی پاکستان ہے, وہی ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت اندرونی کس طرح یہ کھوکھلا ہو چکا ہے سارا, اور اس کو سیٹنگ کرنے کے لیے وہ اچھی پالیسی ہو پوزیشن لے کے آئے تو پھر سب سے بہتر ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. جو صاحب خان صاحب اس ٹائم کمپین پہ نکلے ہوئے ہیں سر. پاکستان ہے تو یہ ساری پارٹیاں موجود ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو یہ جتنے بھی ہماری پی ٹی آئی ہے باقی پارٹیاں ہیں, یہ ساری اسی دوڑ کے لیے. لیکن سر پاکستان کے نسبت سے ہی سب کچھ ہے, لیکن چودھری صاحب بتائیے گا کہ خان صاحب اس ٹائم پنجاب کے دورے کے اوپر ہیں, ایسا کیا سر ضرورت پڑ گئی ہے کہ آج وہ ایک جلسے میں خطاب کر رہے ہیں؟ پچھلے کل سے وہ لاہور میں موجود تھے. کیا تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے کوئی پریشانیاں ہیں سر؟ اتحادی آپ کے ساتھ ہیں؟ ساری یہ منتیں کر رہے ہیں, کبھی ایک کی, کبھی دوسرے کی, کبھی تیسرے کی. کوئی ان کے پاس ایشو ہو تو کوئی پارٹی بنے اس کے ساتھ لگے نا, کوئی دوسری پارٹی والے میں ان کے ساتھ لگے. ان کا یہی ہے کہ عمران خان کو کرانا ہے, ٹھیک ہے, خان صاحب کو کرانا ہے, پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. یہ تو کوئی ایشو نہ ہوا نا. وہ کل کہیں گے ہم ان کو ختم کریں گے, وہ کہیں گے ہم نے اس کو پیپل پارٹی کو ختم کریں گے, وہ کہیں گے اس کو اور ختم کریں. یہ تو ایشو تو نہیں ہے, ایشو ہے ملک کے لیے کوئی بہتری لائے, اس کے لیے کوئی. رن صاحب شارٹلی بتائیں, پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی اس دفعہ کی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ, اگر تو صدقے دل سے پارٹیوں نے ساتھ دیا جو باقی ہیں, انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی حد تک میں بات کروں گا کہ انشاءاللہ وہ خلوص نیت سے اس عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور وہ عدم اعتماد کے ذریعے سے ان کو گھر بھیج کے اس عوام کو جس عذاب میں مبتلا ہے اس سے نکالنا چاہتی ہے. اگر باقی پارٹیوں نے بھی ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ سکسیسفل ہوگا, اور ان سے جو ہے لوگوں کی جان چھوٹے گی. جس کرب میں ابھی مبتلا ہیں وہ انشاءاللہ اس میں عوام کے لیے بہتری کی نوید آئے گی. بہت شکریہ میرے تینوں مہمانوں کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمارے تینوں مہمانوں کا آپ نے تجزیہ سنا, ان کی رائے سنی. حکومت کسی کی بھی ہو لیکن ہمیشہ عوام جو ہے وہی پس رہی ہوتی ہے. یہاں پر
ہمیں بالا طاق ہو کر پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کر صرف اور صرف پاکستانی قوم پاکستانی عوام کے لیے سوچنا چاہیے، اور مہنگائی جو کہ اس ٹائم عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، اور مل جوڑ کر سر جوڑ لینے چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔